की बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। समन संघ, देखिए, जो आ, धार्मिक संघ होते हैं, जो गौतम बुद्ध की जो धार्मिक संघ था, उस धार्मिक संघ में केवल समान सामनेरी भिक्षु भिक्षुणियों का ही प्रवेश दिया जाता था। लेकिन समन संघ धार्मिक संघ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सामाजिक संघ है। और सामाजिक संघ की आवश्यकता इसलिए हुई और इस संघ को इसलिए पुनरुज्जीवित किया गया, हजारों वर्षों के उपरांत ये संघ फिर से अपने मूल स्वरूप में लौटा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत क्यों पड़ी, ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। सवाल जानने की नहीं है, सवाल है मानने की। हम जान तो लेते हैं, लेकिन मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। और ये मानना बहुत जरूरी होता है। मैंने संघ को जाना, संघ के विचारों को जाना, संघ की जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। और सब कुछ करने के बाद भी अगर हम संघ के ऊपर सवाल उठाते हैं, संघ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या हम संघ से नहीं जुड़ते, तो फिर ये सारे चीजें करने का कोई मतलब नहीं होता है। हम सब कुछ समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा गुनहगार है जो समझ करके, जान करके और संघ से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, या संघ की कहीं ना कहीं बुराई भी करते हो। लेकिन समन संघ कहता है कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। लगभग 700-800 करोड़ लोग होंगे पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं हम समनों का जीवन कैसे सुरक्षित हो, कैसे हमारे जीवन की परिचालना में हम व्यवहारिक तरीके से अच्छे से जी सके, हमारे जो खोए हुए अधिकार हैं, जो हमारे लीगल राइट्स हैं, उसे हम कैसे प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इसलिए समन संघ में जुड़ करके, संघ की भावनाओं को समझ करके, विचारों को समझ करके, संघ की निर्देशों का पालन करते हुए समन विचारों को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बताऊं कि ये समन पहचान जरूरी क्यों है। समन पहचान इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि इस पहचान के बिना हम कोई भी लड़ाई लड़ने जाएंगे, किसी भी संघर्ष में उतरेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां हमें कामयाबी मिलेगी। मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और जब आप समन पहचान को जान लेंगे, जैसे जो हमारे सर और बहनें यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सभी के बच्चे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में, या कहीं भी नौकरी पाने के लिए जब जाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ये कह करके, अरे यार तुम लोग तो रिजर्वेशन से ना आए हो। ये उनको, उनकी मनोबल को तोड़ने के लिए ये बातें कह जाती हैं कि हम इतना पा करके यहाँ है, तुम इतना पा करके यहाँ आ गए हो। और हमारी जो बेटे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको जो हमारी ऐतिहासिक पहचान है, जो हमारी इतिहास है, उस इतिहास की ना जानकारी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से उनका जवाब नहीं दे पाते। आज जरा सोचिए, हम लोग तो, इवन बाबा साहब भी ये आरक्षण चाहते ही नहीं थे। ये आरक्षण का जन्म कैसे हुआ, जो भी पूना पैक्ट को पढ़ेंगे उनको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा कि बाबा साहब ने भी आरक्षण मांगा नहीं था।
आरक्षण तो जबरदस्ती बुला करके दिया गया कि लो आरक्षण, और सेपरेट इलेक्टोरल की जो तुम्हारी जो दूसरी जो अधिकार लेकर के आए हो उसे छोड़ दो। तो हमारे बेटे हमारी बेटियां जब हमारे प्राचीन इतिहास को जानेंगे तो उनको उन लोगों की मुंहतोड़ जवाब देने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब वो हमारे इतिहास को पढ़ेंगे जानेंगे तो ये जानेंगे कि हम लोग तो भिक्षा लेने वाले कभी थे ही नहीं, भिक्षावृत्ति हमारे खून में है ही नहीं। हम कभी किसी के दरवाजे पे जा करके हाथ फैला करके कुछ नहीं मांगा। हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो हमेशा देने का काम किया है। आज जो लोग मालिक बन बैठे हैं वो आते थे हमारे दरवाजे पर क्योंकि उनको कोई काम तो आता ही नहीं था। वो ना खेती करना जानते थे, वो ना बर्तन बनाना जानते थे, वो ना कपड़ा बुनना जानते थे, उनको कुछ भी नहीं आता था। बस एक काम आता था कि समनों के दरवाजे पर वो जाते थे और समनों के दरवाजे पर जा करके उनसे मांगते थे कि तुम अगर मुझे अनाज नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संघ से जुड़ करके हमारी बेटे बेटियों को उन इतिहासों के बारे में बताना है, समझाना है और उनको जानने के लिए प्रेरित करना है कि आप अपनी सुनहरे उस अतीत को जानो, ताकि उन लोगों की मुंह बंद कर सको जो तुम्हें पग पग पर छोटा करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें ये कहते हैं कि तुम आरक्षण लेकर के आए हो। उनको जवाब दो कि हजारों वर्षों से जो तुम हमें गुलाम बना करके रखे थे, हजारों वर्षों से जो तुम्हारी जन्मजात आरक्षण चल रहा है, उसका क्या। तो हमारे बेटे बेटियां इतनी समझदार हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि उनको जब जानकारी हो जाएगी इस समन पहचान के बारे में तो शानदार तरीके से उनका जवाब देंगे। और एक जिम्मेदारी बनती है हमारे जो पढ़े लिखे समाज, खास करके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मैं सभियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब उनके पास पैसा हो जाता है और जब वो नौकरी में होते हैं उस दौरान अधिकतर अधिकतर लोग हमारे समन भाई बहनों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, उनमें से अधिकांश रिटायरमेंट लेने के बाद में कोई अंबेडकर महासभा, कोई दलित महासभा, तो कोई कुछ महासभा खोल करके बैठ जाते हैं। तब उनको अपने समाज से बड़ा प्रेम हो जाता है, बड़ा लगाव हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है और उन लोगों को बताना है कि आपने, जब आप सक्षम थे, जब आप हमारे समाज के लोगों की मदद कर सकते थे तो आपने क्या किया। और ऐसा कोई व्यक्ति अगर मिलता है हमारे समाज के तो उनकी आप लोग हर बात को मानिएगा। जिन्होंने मदद किया होगा अपनी समाज की, अपने लोगों को पहचाना होगा उस समय जब वो तख्त पे बैठे हुए थे, जब उनके पास ताकत थी। और ऐसे लोग जिन्होंने हमारे अपने समाज को पहचाना नहीं है तो आप भी उनकी भुलाव में नहीं आएंगे। सावधान रहिएगा और उनको बता दीजिएगा कि जब समय था तब आपने हमें नहीं पूछा। आज जब आप रिटायरमेंट हो गए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, तो थोड़ा बहुत पैसे की बल पर कोई संगठन बना करके अपने ही समाज को भुलाने के लिए आ गए, उनको भ्रमित करने के लिए आ गए। क्यों नहीं मानते आप लोग बाबा साहब की कही हुई बातें। मान्यवर साहब बार बार कह करके गए हैं, इकट्ठा हो जाओ। बिना इकट्ठा हुए कोई काम नहीं बन सकता। आप जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक एकत्रित नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। हम माने हैं क्या। कांसीराम साहब आए, कांसीराम साहब हमारे महासमन मान्यवर साहब इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन हम लोग हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनकी सभाओं में गए हैं, उनकी बातों को बार बार पढ़े भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं हमारी अपनी निजी स्वार्थ इसमें आ रहे तो नहीं आ रहा। कहीं हमारे मन के अंदर जो छुपा बैठा हुआ लोभ है, पद की, प्रतिष्ठा की, मंच की, माला की,
लोगों से जी हुजूरी करवाने की, वो तो कहीं आरे नहीं आ रहा। फिर आपके अधिकार की रक्षा कैसे होगा? पूरी समन समाज को इस बात को बहुत गौर से समझना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, और सूक्ष्म तरीके से इस बात को अपने समाज के लोगों तक पहुंचाना होगा कि हमें अपने व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ करके ये जो संगठनवाद का जाल फैला हुआ है पूरे भारतवर्ष के अंदर, इससे बाहर निकलना होगा। अगर इससे हम बाहर नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो अधिकार है, जो हमारी सुरक्षा चक्र है, वो टूटता जाएगा। बाबा साहब ने तो अपने तरीके से पूरा करके गए हैं, लेकिन उस चीज को, उस सुरक्षा चक्र को हमें बचा कर रखना है। अगर हम बचा कर नहीं रखेंगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं जो संघ में जो आने वाले लोग हैं, जो समन संघ से जुड़ते हैं, मैं जो नए लोग आते हैं या जो रुके हुए हैं संघ में जुड़ने के बाद, जो छोड़ करके नहीं गए, तो आखिर लोग आते हैं और फिर छोड़ कर क्यों चले जाते हैं? वजह क्या है? ऐसा नहीं है वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते, या उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती। लेकिन एक चीज तो तय है, जिसे रुकना है वो रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। लाख परेशानियों के बावजूद भी वो संघ में अपनी सेवाएं देगा। और जिसे नहीं रुकना है, तो एक बार नहीं, आप 10 बार उनको फोन कॉल्स घुमाएंगे, 10 बार समझाएंगे, वो नहीं रुकेगा। क्योंकि उसके मन के अंदर कहीं लोभ बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से प्रेरित है, वो समझ बूझ करके अंधा बना हुआ है। तो जो लोग जाग जाग करके सोते हैं, उनको जगाना बड़ी मुश्किल है। और खास करके हमारे समाज के अंदर ये जाग जाग कर सोने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। उनको कैसे जगाएंगे? हम सभी संघियों को इसके ऊपर गहन मंथन भी करना है, विचार भी करना है, और उसके लिए रास्ता भी निकलना है कि आखिर उन जगे हुए लोगों को कैसे जगाया जाए। संघ और संधिपाद, आप लोगों को पता है कि संघ में रहने की फायदा क्या होता है? आपने कभी वान सिबोल्ट का नाम सुना है क्या? वान सिबोल्ट ने 1845 में ये बताया था आर्थोपैड के बारे में, कि जो जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थोपाड, जिसे वान सिबोल्ट ने बताया था। तो ये जो संघ है ना, जो हम मनुष्य मानव सभ्यता की, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हम देख रहे हैं जो हमारी संगीतियां लग रही है, जो हमारे फिजिकल संगीतियां हो रही है, हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पूरे विश्व का समनों का सबसे बड़ा संघ होगा। क्योंकि इस दुनिया में 800 करोड़ लोगों में, मुझे डिटेल्स आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में समन लोग ही हैं। और ये समन लोग जिस दिन एक हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन ये मानव जगत का, मनुष्यों का सबसे बड़ा संघ होगा। और संघ जो है उस रास्ते पे चल रहा है, बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अब सवाल है कि हमें समन संघ से जुड़कर फायदा क्या होगा? लोग पूछते हैं ना, तमाम तरह के सवाल करते हैं, यार आए हो, संघ की बात कर रहे हो, तमाम संगठनों से तो हम जुड़े हुए हैं, तो हम समन संघ से जुड़ेंगे तो हमें फायदा क्या है? तो आपको बता दूं कि समन संघ से जुड़ने का फायदा ही फायदा है। यहाँ फायदे के सिवा नुकसान कुछ भी नहीं है। ये 100-200% नहीं, 1000 गुना ज्यादा फायदा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आप समन हो जाते हो, आप अपनी पहचान को जान जाते हो। और जब ये पहचान आप जान जाते हो तो आपका मस्तक जो है ऊंचा हो जाता है, आपकी बोली में तेज आ जाती है, आपकी आंखों में तेज आ जाता है। क्योंकि आपने जिस मिथ्या पहचान को लेकर के अपने आप को तुच्छ समझ रहे थे, हीन समझ रहे थे, नीच समझ रहे थे, उससे आपको तत्काल मुक्ति मिल जाती है। कोई जब आपसे पूछेगा कि भैया तुम कौन हो, तो आप मस्तक उठा करके बड़े शान से कहोगे उससे, आई एम समण, मैं समण हूं। सामने वाला भौचक्का रह जाएगा कि भैया ये कौन आ गया, जितनी शान से कह रहा है कि मैं समण हूं।
तो ये तो सबसे पहला फायदा है कि आप अपनी पहचान को जान जाओगे और उस पहचान को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। दूसरी लाभ, मैं दो चार लाभ ऐसे ही छोटी छोटी बता रहा हूँ, ये छोटी लाभें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लाभ है कि आप एक ही दिन में अपने उस कलंक से भी मुक्त हो जाओगे जिसे हम जात कहते हैं, क्योंकि संघ में जातीय अभ्यास नहीं होता। आपको उस जाति की कलंक से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, अगर चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे असम में हो, नागालैंड में हो, सिक्किम में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, मैं चाहूँ तो सारे प्रदेशों के नाम गिना सकता हूँ। कहीं भी अगर समन संगी बैठे हुए हैं, वो लगेगा कि वो आपका परिवार है, वो आपके खून है। आपको ये महसूस होगा जब आप संघ से जुड़ जाओगे। आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि ये मेरे भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरे अपने नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक समन है और दूसरा समन संघी से वो बात करता है और उसके यहाँ जाता है, तो उसको ये महसूस हो जाए। हम तो इतने खुश होते हैं। मैं पहली बार दीक्षा भूमि में 12 अक्टूबर को गया था। अब पहली बार फिजिकल मैं कुछ श्रमणों से मुलाकात किया था, और मेरे मन के अंदर इतनी जबरदस्त आग्रह थी अपने समन भाइयों से, समन बहनों से मिलने की। मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमें जब मिले, परिहार सर से मैं पहली बार मिल रहा था, वो मुझे गले लगा लिए। तो ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जन्मों के बिछड़े हुए एक भाई से मैं मिल रहा हूँ। वहाँ किशोर पगारे सर थे, वहाँ पे हमारे रमेश कटके सर थे, राजेश कामले सर थे। सभी लोगों से मिलने के बाद में ये दिल से महसूस हुआ कि सारे तो मेरे बहुत अपने हैं, बहुत अजीज है। इनसे अजीज हमारा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी हिंदुस्तान की किसी भी, सॉरी, मैं ये शब्द जो है मेरे गलती से निकल गया मुंह से, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। भारतवर्ष में किसी भी शहर में अगर पढ़ने के लिए जाता है, तो वहां आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेटे या बेटी की लोकल गार्जियन कौन होगा। उस शहर में अगर कोई समन होगा, कोई बहन होगी या सर होंगे, तो अगर आप अपने ग्रुप्स में, हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें आप डालेंगे, तो वहां उस शहर के समनों का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। और आपके लिए वहां के लोकल गार्जियन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो सारे समन आपके बेटा बेटी के लोकल गार्जियन बन जाएंगे। आप निश्चित रहेंगे कि इतना दूर मेरा बेटा और बेटी पढ़ने जा रही है, तो वहां उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखेगा? सारे समन आपको मिल जाएंगे उसकी देख रेख करने के लिए। वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। अगर मेरा बेटा बंगाल से चल करके बंबई में पढ़ने जाता है, वहां अगर 10-20 समन साथी उसको मिल जाते हैं, तो उसको ये लगेगा इतने सारे लोग तो मेरे अपने हैं, तो मुझे यहाँ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने सारे फायदे मैं गिनाऊं। लोग कहते हैं कि समन संघ से जुड़ने से फायदा क्या है? यहाँ फायदा के सिवा और कुछ है ही नहीं। दूसरी बात है, क्या समन संघ संविधान की सहयोगी है? निश्चित रूप से है, क्योंकि संविधान हमारी गुरु है। हम संविधान को सर पे रख करके चलते हैं। जो लोग यहाँ जुड़ते होंगे या एक बार भी जुड़े होंगे हमारे वर्चुअल या फिजिकल संगीति में, उनको पता होगा कि हम प्रियम्बल से शुरू करते हैं अपनी संगति। हम संविधान की उद्देशिका केवल एक भाषा में नहीं, जो भी हमारे समन संघी पोर्टल पे मौजूद होते हैं, हर एक भाषा में, चाहे वो बांग्ला भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो, पाली में हो, मराठी में हो, जिनको जो भाषा में उद्देशिका आता है उसकी पठन किया जाता है। और संविधान को ही हम लोग अपने सर पे बैठा रखे हैं। लोग पूछते हैं आपका नेता कौन है, कौन है इसको लीड कर रहा है? तो हमारी नेता संविधान है। लोग बड़े अचंभित होते हैं, ऐसे कैसे कोई संघ हो सकता है कि जिसका नेता संविधान हो? हम कहते हैं कि समन संघ में कोई लीडर नहीं है, समन संघ में कोई नेता नहीं है। हम यहाँ किसी विशिष्ट व्यक्ति का पूजा अर्चना नहीं करते, हम यहाँ किसी की जयकारा नहीं लगाते, हम किसी के यहाँ, हमारे यहाँ किसी को माला पहना करके स्वागत नहीं होता। हमारी संगीतियों में आकर के देखिए,
अगर चटाई बिछी होगी तो सारे समन साथी चटाई पर ही बैठे मिलेंगे आपको। अगर कुर्सियां लगी होगी तो उन कुर्सियों पर ही बैठे मिलेंगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि संविधान ही हमारी नेता है, और संविधान को हम लोग सर पे रख करके हर एक समन संघी उसकी पालन करने की कोशिश करते हैं, और उसी संविधान की लिखी हुई हर एक आर्टिकल को ही बचाने का भी प्रयास करते हैं। और उस बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा, हमें जुड़ना होगा। और इस जुड़ने और जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही एकमात्र मार्ग है कि हम संघ को वहां तक ले जाएंगे जहां सभी समन, जो जन्मजात समन, हम कहते हैं कि जो समन जन्मजात है वो संघ का हिस्सा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं जुड़ रहे हो, आपको हम समन नहीं मानते, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो एक दिन जुड़ा, जिनके कान तक ये पहुंच गया कि मैं समन हूं, उसको ये उसको मालूम पड़ गया कि समन पहचान क्या है, वो सारे के सारे संघी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो संघी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा खेल होता है संगठनों में, वो होता है चंदे की। लोग चंदे दे दे करके थक चुके हैं, अब परिणाम कुछ भी नहीं आया। और समन संघ में एक भी पैसा चंदा नहीं लिया जाता। अभी जो दिल्ली के एमएनसी के ऑडिटोरियम में जो समन संघार समिति का जो प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए कि भैया इतना बड़ा ऑडिटोरियम में इतनी बड़ी संगीति इतने चमक दमक के साथ आप लोग कैसे कर पाते हो। हमने कहा आप लोगों को ताज्जुब हो रहा है ना, कि जो संघ चंदा की बात नहीं करता, जो संघ किसी से चंदा नहीं लेते, फिर इस तरह के कार्यक्रम कैसे करा लेते हैं। हमने कहा आओ संघ में जानो, हम चंदा नहीं लेते, हम हर एक संघी अपना खर्चा खुद उठाते हैं। हर एक संघी का जो खर्चा होता है वो संघी स्वयं उठाते हैं। और जो संघी नहीं आते हैं संगीति में, वो अगर लाख रुपया भी दे दे, हम उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। ये है समन संघ का विचार। और इन विचारों से एक एक करके समन संघी जो है भारतवर्ष के कोने कोने में जा करके ये बता रहा है कि समन संघ क्या है, समन संघ के विचार क्या है। शायद मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया हूँ, मुझे टाइम की ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं अब खत्म करूंगा अपनी बात को। तो सभी साथियों से मैं ये कहूंगा कि संघ की भावनाओं को समझे, संघ की विचारों को गंभीरता से समझे, और जुड़ जाइए साथियों। आने वाले समय जो है कठिन है, लक्ष्य हमारा दूर है, लेकिन हम लोग अपनी गति से उस लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, और जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगा हो, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत साधु बहुत साधु माफ किया, साधु। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत संघ का साधुवाद सर। आभार। बहुत बहुत संघ का साधुवाद आभार। सर। संघ का बहुत बहुत आभार। बहुत साधुवाद। बहुत 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 साधुवाद सर, साधुवाद बहुत सर, बहुत बहुत अच्छा साधुवाद, क्लास है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर कंसेप्ट दिया सर। संघ का आभार, आप लोगों का आभार सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु बहुत साधु, बहुत बहुत सुंदर साधुवाद सुंदर। सर। सर को बहुत बहुत संघ बहुत का सुंदर आभार सर। संघ का आभार सर। सर, एक्सीलेंट अनूप सर।